Hi students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject, physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans so you can clear your doubt there. Okay? तो आइए फिर हम शुरुआत करते हैं आज हम लोग बेसिकली एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, 11th फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैनेमेटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे आज कैनेमेटिक्स। ओके, क्या पढ़ेंगे? कैनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को पता हो तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, जब फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट करके रखा हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो उसको। ठीक है, उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, सिलेबस कैसे आपका रहने वाला है, सिलेबस के बारे में बताया है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या अप्रोचेस आपको लेने हैं, वो अप्रोच मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो वो सब आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं लास्ट प्रीवियस वीडियो से आप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैनेमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। कैनेमेटिक्स आपके 11th फिजिक्स की फर्स्ट क्या पहला चैप्टर आप कह सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो नहीं कह सकते हैं, आपको कैनेमेटिक्स से पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स, फिर आपको वेक्टर्स, और उसके बाद फिर आप कहीं जा कर के कैनेमेटिक्स या मैकेनिक्स पे आप पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स आपको आने चाहिए। लेकिन अगर आप एक और चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड क्या डायमेंशन। ठीक है, लेकिन अगर आप रियल फिजिक्स की बात करो तो रियल फिजिक्स आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। रियल फिजिक्स आपकी मैकेनिक्स से ये स्टार्ट होती है, कैनेमेटिक्स से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, कैनेमेटिक्स क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप बस वीडियो के साथ लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहें, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात, जो नोट्स हैं वो पीपीटी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, मैं लिंक वहाँ पर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप नोट्स साथ ही साथ बनाया करो। ठीक है, जैसे मैंने एक प्रेजेंटेशन का एक पेज मैंने अगर समझा दिया उसको, ठीक है, तो उस पेज पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप वीडियो को पॉज करो और उसको एक बार लिखो, फिर आगे आप समझो, या फिर आपको जिस तरीके से आपको सहूलियत हो आप उसी तरीके से करो चीज़ों को, बट नोट्स आप बनाओ। ये एक मैं अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूँ आपके लिए कि आप ये चीज़ करो। ठीक है, तो रियल फिजिक्स की शुरुआत आपकी यहाँ से ही होती है, कैनेमेटिक्स से ही होती है। मैं देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है, सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, तो मैं पैरेलली आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स के वीडियोस वगैरह भी शूट कर दूंगा। अभी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखो। मेरे चैनल पर हो सकता है अभी आपको ना मिले, अब आप कहीं से भी देखो। ठीक है, बट उसको कंप्लीट करो। अगर मुझे टाइम मिलता है, सारी चीज़ें ठीक रहती है, तो पैरेलली मैं बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स के वीडियोस भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ उनका करने का। बट अभी हम लोग कैनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। रियल फिजिक्स की शुरुआत आपकी यहीं से हो जाती है। कैसे कैसे पढ़ाई करनी है हमें, क्या क्या बुक्स वगैरह चाहिए हमें, वो भी मैं आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझाऊँगा। अगर इससे पहले आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे हमको काम करना है, क्या क्या अप्रोचेस हमें लेने हैं, ठीक है, कौन कौन से बुक्स के बारे में हमें पढ़ाई कर, कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे 11th और 12th हमारे 9th और 10th से बहुत अलग है, कैसे सिलेबस यहाँ पे भास्ट हो जाता है इतना सारा। तो उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना करके रखा है अपने चैनल पे, आप एक बार उसे देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक और चीज़, मेरे इन लेक्चर्स को कौन कौन देख सकता है, तो 10th मूविंग स्टूडेंट जो भी हैं, 11th में मूविंग स्टूडेंट जो हैं वो देख सकते हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं रिवीजन पर्पस के लिए वो भी देख सकते हैं इन वीडियोस को। ये तो 11th का है ना हमारा, तो इन वीडियोस का रिवीजन पर्पस के लिए देख सकते हैं। टारगेट के जो भी बच्चे हैं जेई नीट के, वो भी मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। मेरा जो कंटेंट रहने वाला है वो बेसिकली आपको वो फोकस्ड रहने वाला है एकदम आपके बोर्ड्स पे, जेई पे, नीट से रिलेटेड, ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, या फिर आप इसको कंप्लीट आप कह सकते हो क्या, एक फाउंडेशन कोर्स हम लोग ने यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। हम लोग फाउंडेशन कोर्स जिसमें आपको सारी चीज़ें एकदम जीरो लेवल से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एक फाउंडेशन कोर्स हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्या सिर्फ जेई नीट नहीं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स
गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स लाइक महाराष्ट्र सीईटी, कॉमेट के सीईटी, वेस्ट बंगाल जेई, कोई भी अगर आप एनडीए वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आपको कंटेंट के रूप में आपको सारे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको रहेंगे वो भी आपको कराए जाएंगे। अच्छे अच्छे बुक से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लाइक अगर आप बोलो तो DC पांडे आपका हो गया, फिर आपका SC वर्मा हो गया, ये सारे बुक से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हेलिडे रेशनिक वगैरह जो भी आपके बुक है, यूरोडोप वगैरह, सारे बुक से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, फोकस हमारा जो है आपका क्या कहते हैं कि PYQs पे भी रहेंगे। सारी चीज़ें हम लोग बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे हम। बहरहाल अभी हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। अभी बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो कैनेमेटिक्स ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को हम करेंगे और आई होप कि आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे। आपको कोई भी डाउट अगर हो तो मैंने यहाँ पे अपना इंस्टा हैंडल यहाँ पे दे रखा है, फिजिक्स बाय रौनक रियांस। आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है आपका? मैकेनिक्स एक पार्ट है फिजिक्स का। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन। मैकेनिक्स किसका ब्रांच है? फिजिक्स का ब्रांच है जो कि किससे डील करता है? मोशन से डील करता है। सर यहाँ पे पढ़ने आए थे हम लोग कैनेमेटिक्स, मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या चीज़ें होती हैं मैकेनिक्स, क्या होता है कैनेमेटिक्स, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। मैकेनिक्स आपका एक्चुअली एक बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल चार मेजर टॉपिक्स आपके 11th में, 4 मेजर टॉपिक्स आपके 12th में होते हैं। जिसमें पहला मेजर टॉपिक 11th का आपका मैकेनिक्स हो गया। फिर हम लोग SHM एंड वेव पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रहेगा 11th में। 12th में अगर आप चले जाओ तो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका एक बड़ा मेजर टॉपिक रहता है। फिर मैग्नेटिज्म रहता है, फिर आपका ऑप्टिक्स रहता है, फिर मॉडर्न फिजिक्स रहता है। ये 4 आपका 12th में मेजर टॉपिक्स रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिक्स एक चैप्टर है। मैकेनिक्स इज़ अ टॉपिक, इज़ अ मेजर टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हम पढ़ने को हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मैकेनिक्स की बात करो तो ये आपके फिजिक्स की हम मुझे लगता है 40% आपका ये कवर करता है। ठीक है, 40% आपका ये कवर कर लेगा। और इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे? आपको कैनेमेटिक्स आपका इसका एक चैप्टर है। फिर इसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फिर फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फिर फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। फिर फ्रिक्शन 2 पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन को जब मैं पढ़ाता हूँ, फ्रिक्शन को 2 पार्ट में मैं पढ़ाता हूँ, एक फ्रिक्शन 1 एंड एक फ्रिक्शन 2। फ्रिक्शन 1 आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जस्ट बाद, और एक फ्रिक्शन 2 आपको सर्कुलर मोशन के जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा। फिर वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल डायनेमिक्स, आपको ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे टॉपिक्स आपको मैकेनिक्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, उसे SHM एंड वेव मोशन में जब हम लोग जाएंगे तो आप साउंड वेव वगैरह पढ़ेंगे, हम लोग SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे तो वहाँ चैप्टर्स वगैरह रहेंगे हमारे। ठीक है, फिर जब 12th में पढ़ेंगे तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम लोग मूविंग चार्ज वगैरह, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो बहरहाल अभी मैकेनिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मैकेनिक्स क्या है हमारा? मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, फिजिक्स हमारा किससे रिलेटेड रहता है? फिजिक्स हमारा डेली लाइफ से हमारा एक रिलेटेड चीज़ें होती है। डेली लाइफ से रिलेटेड फेनोमेना को हम कहाँ डिस्कस करते हैं? उसको हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। तो मोशन अगर आप देखो तो मोशन हमारा एक क्या है? डेली लाइफ से रिलेटेड एक फेनोमेना। हम कहीं चलते हैं, कहीं कोई दौड़ता है या फिर कोई वॉक करता है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली वहाँ पे हम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। ठीक है, मोशन आप लोगों को पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है मोशन। अगर आप लोगों को पता होगा मोशन, 9th-10th में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मोशन। मोशन क्या होता है? इफ़ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट बॉडी इज़ इन मोशन। अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के बदलने से, तो हम क्या कह सकते हैं? बॉडी हमारा मोशन में है। एंड इफ़ द पोजीशन ऑफ बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉन्स्टेंट, देन वी कैन से दैट बॉडी इज़ इन रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन आप लोगों को समझ में आता है। ये बहुत सारी इंट्रोडक्शन चीज़ें अभी हो गई है, तो अब अच्छे से चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो
अगर यहाँ पे हम लोग देखें, हाँ, तो मैकेनिक्स क्या है हमारा, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन। और इसी मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं। इस मैकेनिक्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कैनेमैटिक्स, डायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। अब आई होप आपको समझ में आएगा कि कैनेमैटिक्स आया कहाँ से एक्चुअली, ठीक है। कैनेमैटिक्स क्या होता है? तो एज कैनेमैटिक्स इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, इट विल ऑल्सो डिस्कस द मोशन। ये भी मोशन को ही डिस्कस करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पार्ट हमारा किसका है? मैकेनिक्स का पार्ट है। और जब मैकेनिक्स हमारा मोशन को डिस्कस कर रहा है तो सर्टेन है कि हमारा कैनेमैटिक्स भी मोशन को ही डिस्कस कर रहा होगा। बट यहाँ पे चीज़ें क्या है कि कैनेमैटिक्स इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स और ब्रांच ऑफ फिजिक्स और ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, कुछ भी आप बोल दो। इट इज़ द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। विदाउट नोइंग इट्स कॉज, ये कहने का क्या मतलब हुआ सर कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काइनेमेटिक्स हमारा मोशन को तो डिस्कस करेगा, लेकिन यहाँ पे आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते कि मोशन क्यों हुआ। क्यों का जवाब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि मोशन क्यों हुआ, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें अभी आपको क्लियर हो। जो बच्चे पढ़ लिए होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिन बच्चों को आ रही होंगी उनको लग रहा हो कि बहुत आसानी से अभी चीज़ें चल रही है। तो हाँ, अभी बहुत आराम से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैं बेसिकली ये जो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ये जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये दिमाग में रख करके चल रहा हूँ कि ये वो बच्चे देख रहे हैं जो 10th से 11th में मूविंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 11th का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फिज़िक्स कैसा है? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट उसको समझ में आना चाहिए। उसको एक अच्छे टीचर उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको समझाएंगे तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगी, ठीक है। तो मैं वो इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको एक ही बार में फर्स्ट लेक्चर में मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस ला करके दे दूंगा तो फिर आप बोलोगे कि क्या इंटरेस्टिंग तो है नहीं है। बहरहाल वापस आते हैं। तो कैनेमेटिक्स हमारा क्या है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है, जो कि डिस्कस करता है कि उसको मोशन को डिस्कस करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं समझेंगे, ये डिस्कस नहीं करेंगे कि मोशन क्यों हुआ। इसके कॉज के बारे में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, ओके। तो हम कॉज के बारे में डिस्कस नहीं, मोशन हुआ, ठीक है, हो गई मोशन, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप मेरे से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि सर मोशन क्यों हुआ। तो सर मोशन क्यों हुआ वो फिर हम कहाँ डिस्कस करेंगे? वो क्या डिस्कस हम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों, अगले पार्ट में हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा मोशन हम क्यों हुआ उसके बारे में हम वहाँ डिस्कस करेंगे। कहाँ डिस्कस करेंगे सर? तो वो हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स भी हमारा मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। डायनेमिक्स का पार्ट है हमारा, एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है। डायनेमिक्स क्या कहते हैं? इट इज़ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन। इसके साथ ये डील करता है कि मोशन के कॉज के साथ हमारा डील करता है, ओके। समझ में आया क्या? डायनेमिक्स क्या है हमारा? डायनेमिक्स इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन। मोशन के कॉज से को ये डिस्कस करेगा, ठीक है। जो चीज़ हम कैनेमेटिक्स में पढ़ के आए और जो चीज़ हम नहीं पढ़ के आए एक्चुअली, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? उसको हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सर, ये भी हो गया, 2 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट सर एनर्जेटिक्स भी हमें दिख रहा है। अब सर क्या एनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? अब मोशन हुआ, मोशन क्यों हुआ, ये 2 चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अब तीसरे पार्ट में हमें क्या करना? अभी कुछ तो और नहीं होना चाहिए। तो ये सर तीसरा पार्ट हमारा क्या डिस्कस कर रहा होगा दोस्त? तीसरा पार्ट हमारा डिस्कस करता है कि इफ़ेक्ट ऑफ मोशन। किसको डील करता है ये इफ़ेक्ट ऑफ मोशन को डील करता है। पहले तो हमने मोशन देखा, कॉज को नहीं देखा। तो कॉज को हमने कहाँ देखा? मोशन को हमने देखा कहाँ? काइनेमेटिक्स में। कॉज को उसके देखा कहाँ? डायनेमिक्स में। इफ़ेक्ट को कहाँ देखेंगे हम लोग? इफ़ेक्ट को देखेंगे एनर्जेटिक्स में, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ मोशन कहने का क्या मतलब सर? मोशन का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है सर? देखो दोस्त, आप जब भी कोई काम करते हो तो उसके 3 पहलू होते हैं या फिर 3 केसेस उसको हम बांट सकते हैं। एक तो वो काम हुआ, ठीक है, वो काम होना है या फिर वो काम हुआ। तो हर काम के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। आप यहाँ पे आए हो, मेरे से फिज़िक्स पढ़ रहे हो, तो इसका कुछ ना कुछ आपको जो है रिज़ल्ट चाहिए, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आप आए हो क्यों यहाँ पे? क्योंकि आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले पाओ, आप अच्छे एक मेडिकल कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले पाओ आफ्टर क्लियरिंग द एंट्रेंस, ठीक है। आप जेई दोगे, आप नीट दोगे, आप सीईटी दोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे आए हो, ठीक है।
तो क्यों आए हो, वो ये हो गया कि आप मेरे से फिज़िक्स पढ़ने आए हो यहाँ पे, ठीक है। आप एक तो चीज़ हो गई कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। क्यों फिज़िक्स पढ़ रहे हो आप? क्योंकि आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या होगा इसका कि आप यहाँ से पढ़ करके आपको फिज़िक्स समझ में आएगी, आप एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस क्लियर करके आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जा पाओगे, या फिर कुछ अगर आपको कुछ और चीज़ें करनी है, एनडीए वगैरह में जाना है, तो आप वहाँ जा सकते हो एंट्रेंस क्लियर करके, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ गया। तो एनर्जेटिक्स हमारा उस पार्ट को डिस्कस करता है कि मोशन हुआ, मोशन क्यों हुआ, और मोशन का इफेक्ट क्या होता है, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं एनर्जेटिक्स में, इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन। अब आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी सर। लेकिन सर थोड़ा बहुत, ये तो हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड आप एग्जांपल बताओ, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड अगर एक एग्जांपल हो जाती तो मज़ा ही आ जाता, फिर चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती, ठीक है। एक फिजिक्स से रिलेटेड भी एग्जांपल हम आपको दे ही देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लो, क्या करो आप अच्छा, काइनेमेटिक्स तो अभी हम पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स कहाँ पढ़ेंगे दोस्त? डायनेमिक्स के चैप्टर्स कौन कौन से होंगे सर? तो डायनेमिक्स के चैप्टर्स आपके वही लॉज ऑफ मोशन होंगे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन होंगे। एनर्जेटिक्स के चैप्टर क्या होंगे सर? वर्क, एनर्जी, पावर वगैरह आपके एनर्जेटिक्स के चैप्टर होंगे। अच्छा, अभी मैं समझाता हूँ थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बस है, क्या हमारे पास एक बस है, ठीक है, बस है हमारे पास ये एक, ठीक है। अभी बस हमारा रेस्ट में है, बस किस में है? हमारा रेस्ट में है, ठीक है। अब वो उतनी अच्छी ड्राइंग मुझे आती नहीं है, बस अभी रेस्ट में हमारा, इसको मोशन में लाना है, तो इस पर फोर्स लगाएंगे हम, ये मोशन में आ गया, तो फोर्स जो लगा है इस पर, वो फोर्स इज़ द कॉज, फोर्स क्या हो गया? कॉज। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मोशन, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एनर्जेटिक्स में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, मुझे पता है, वो मैं समझाता हूँ। फोर्स लगा तो ये हमारा क्या हुआ? मोशन में आ गया, ठीक है, फोर्स लगा, मोशन में आ गया हमारा, अच्छी बात है। अब मान लेते हैं हमारा 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये मोशन में आया, हमारा 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये हमारी जो बस है वो हमारी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगर 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है दोस्त, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना दोस्त। इसके लिए हम एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। कैन वी डिफाइन द एनर्जी फॉर दिस पार्टिकल? फिजिक्स में जिस भी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर किसी आदमी को डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी हमारा पार्टिकल या बॉडी ही होता है। किसी बस को, ट्रक को, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, उसको हम पार्टिकल मान के हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर इस पार्टिकल की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो which type of energy we can define for this particle? Sir, we can define kinetic energy for this particle. हम जानते हैं kinetic energy हमारा हाफ mv² होता है। ये फॉर्मूला तो आपने 9th में ही पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल है, उसमें उसकी कुछ मास है और उसकी उस वेलोसिटी है, तो हम उसके लिए kinetic energy डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाफ m। अगर इसकी मास मान लें हम, तो एक बस की मास कितनी हो जाती होगी? लेट्स सपोज 2000 kg इसकी मास होगी, तो 2000 इसकी क्या हो गई? मास हो गई। और इसकी वेलोसिटी जो है, हमारी वेलोसिटी हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 100 × 100 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 100 टाइम में कितने इसकी एनर्जी हो गई? तो 1 पे 1020 1 2 3 4 0, इतना जूल हमारे इतनी जूल एनर्जी है दोस्त इसके पास। तो सर इस एनर्जी से हुआ क्या? तो दोस्त इस एनर्जी से क्या होगा वो आपको, अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जब एक 200 kg की बस 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है, तो आप सिंपली उसके सामने जाकर के खड़े हो जाओ, फिर आपको पता चल जाएगी कि ये इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इसका इफ़ेक्ट आपको समझ में आ गया कि अगर बॉडी मोशन में आएगी तो उसके पास उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि उसके पास एनर्जी होगी। और एनर्जी क्या कर सकती है, ये अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, आपको फिज़िक्स पे भरोसा नहीं है, तो आप सिंपली उस बस के आगे जाकर के खड़ा हो जाओ, आपको समझ में आ जाए कि ये एनर्जी हमारा क्या कर सकती है एक्चुअली, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मोशन को हम कहाँ डिस्कस करेंगे? मोशन को हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। क्यों हुआ मोशन? दैट कॉज वी विल स्टडी इन द डायनेमिकल पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स, एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोशन, दैट वी विल स्टडी इन द एनर्जेटिकल पार्ट ऑफ मैकेनिक्स और एनर्जेटिक्स पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ी चीज़ों को और समझने का
कोशिश हम करते हैं। मोशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। मोशन को कितने पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? वैसे तो मोशन को काफ़ी सारे टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है। सर्कुलर मोशन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन बेसिकली हम उसको 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। क्या होते हैं वो 2 टाइप? तो फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन। पहला मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन होता है। दूसरा क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। एक बार इसको रीड करते हैं, अगर नहीं समझ में आता है फिर मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है हमारा? ट्रांसलेशनल मोशन, इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म सेम मोशन, इट मीन्स दे हैव सेम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड। इट इज सो फॉर स्टडी पर्पस वी कैन रिप्लेस होल बॉडी बाय सिंगल हाइपोथेटिकल पॉइंट। ओके, क्लियर है। रोटेशनल मोशन पे आते हैं। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विल परफॉर्म डिफरेंट मोशन, इट मीन्स दे have different velocity, acceleration, speed, etc. So for study purpose we can't replace the whole body by single hypothetical point। सर क्या क्या पढ़ दिए आप पीपीटी से? सर समझ में कुछ भी नहीं आया, क्या ट्रांसलेशनल क्या रोटेशनल। कोई बात नहीं दोस्त, मैं समझाता हूँ। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग, और आपकी सारी जो डाउट है वो हमारे क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। जितनी भी आपकी डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल हमारा ये है कि मान लेते हैं हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन हमारी पुणे से चल के पटना तक की ट्रेन है हमारी। पुणे से कहाँ तक की? पटना तक की। सर पुणे से पटना वाली ट्रेन आपने क्यों लिया? क्योंकि मैं जिस ट्रेन में सफ़र करता हूँ वो मैं इसी ट्रेन में सफ़र करता हूँ। मेरा जो कॉलेज है वो मेरा पुणे में है, और जहाँ मैं आता हूँ वो पटना है, ठीक है। तो मेरी ट्रेन पुणे से पटना रहती है दोस्त। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्त, ये डिस्टेंस है 1870 किलोमीटर की डिस्टेंस है, समथिंग 1870 किलोमीटर की डिस्टेंस है पुणे से पटना की। मैं पुणे से पटना एक ट्रेन चलती है, अगर कोई होगा तो उसको पता होगा कि एक दानापुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो चलती है, दानापुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ठीक है। अभी ये एग्जांपल है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को समझने का एग्जांपल है। याद रखना दोस्तों, रोटेशनल मोशन एक बड़ा चैप्टर, एक बड़ा टॉपिक है हमारे पास, रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसको फिजिक्स में बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, ठीक है। फिजिक्स का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर हमारा जो होता है 11th फिजिक्स खास करके। 12th तो वैसे भी आसान होती है 11th से दोस्त। तो 11th फिजिक्स सबसे टफ जो चैप्टर मानी जाती है और रोटेशनल डायनेमिक्स को ही मानी जाती है, रोटेशनल मोशन को ही मानी जाती है। लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखना एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पुणे से पटना एक ट्रेन चलती है हमारी, मान लेते हैं ये ट्रेन हमारी इतनी बड़ी ट्रेन है हमारी, ठीक है। अभी ट्रेन भी मुझे बनानी नहीं है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये उसकी बोगी होती है, बोगीज जो बॉक्स वगैरह बने रहते हैं, डब्बे जो होते हैं ट्रेन के, ठीक है। तो कुछ थर्ड एसी के डब्बे, कुछ सेकेंड एसी की, फर्स्ट एसी की, कुछ स्लीपर के डब्बे होते हैं, कुछ जनरल्स के भी डब्बे होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 2 3 4th नंबर 5th नंबर 6, टोटल 6 डब्बे हैं हमारे ट्रेन में। होते तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। 6 डब्बे हैं हमारे ट्रेन में, अगर हम मान के चले तो ये पुणे से चलना शुरू हुआ और पटना पे आकर के ये हमारा रुक गया। पुणे से पटना हमारी जो है ट्रेन चली, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं, मैं आपसे 2 एग्जाम्पल लेंगे दोस्त, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेन जो पुणे से चलना शुरू हुई और पटना तक आई, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये फर्स्ट वाली जो डिब्बी है, फर्स्ट वाला जो डिब्बा है हमारा, फर्स्ट वाली जो बोगी है हमारी, उसने अगर इनके पुणे से पटना के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली है? 1870 किलोमीटर। तो याद नहीं, 1870 किलोमीटर ही है आई थिंक, ठीक है। 1876 या 1870 किलोमीटर, पता नहीं, याद नहीं, बस इसी के आसपास है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं मान करके चलूँ कि हाँ, मैं क्या पूछ रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर पुणे से चलना शुरू हुई और यहाँ पे आकर के रुक गई अगर ये ट्रेन पटना आकर के, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी पहली वाली जो बोगी होगी, पहले वाला जो डिब्बा होगा, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी दोस्त, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप मुझे बताओ कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब सोचो एक बार, तो सर जितना डिस्टेंस है पुणे से पटना का उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। कैसी बात कर रहे हैं सर? 1870, वेरी गुड, ठीक है।
चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम ये भी ले लेते हैं कि वो ट्रेन कहीं रुकी नहीं और वो हमारे कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड दैट इज़ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती रही हमारी, और कहीं ट्रेन रुकी ही नहीं। वैसे रियलिटी तो आपको पता है, ट्रेन कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ स्टेशंस पे रुकती है हमारे, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ने ले लिया कि ट्रेन रुकी ही नहीं। ट्रेन की एक कांस्टेंट स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, पुणे से स्टार्ट हुई 120 किलोमीटर पर आवर पे, जो कि नहीं हुई होगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको स्पीड को अटेन करने में, लेकिन मान लेते हैं हम पुणे से चलनी शुरू हुई ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर से, और पटना में आकर के वो उसको रुकनी है। तो तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कि किसी एक पॉइंट पे किसी एक स्टेशन के पास जब वहाँ से ट्रेन गुजर रही होगी तो बोगी नंबर 1 की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? अब बता दो कि मुझे, कोई दिक्कत नहीं, 120 किलोमीटर पर आवर है सर, 120 किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी पहले डिब्बे की अगर मैं आपसे क्या पूछ लूँ, पहले डिब्बे की मैं एक्सेलरेशन पूछ लूँ, तो एक्सेलरेशन भी आप कुछ बता दोगे उसी के अराउंड, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ इसकी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी? एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगी दोस्त, इसकी एक्सेलरेशन 0 ना होगी, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन हमारी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और हमारा चेंज ही नहीं हो रहा, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हमारी चल रही है। खैर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा नहीं है, उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी में उसकी चेंज आ रही है, लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं उसी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रही। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर मैं यही 3 चीज़ें आपको बोगी नंबर 2 के लिए पूछूं तो क्या आप उसे एज इट इज़ यही कॉपी पेस्ट कर दोगे? बोगी नंबर 3 के लिए भी यही, बोगी नंबर 4 के लिए भी यही, और 5 के लिए कुछ बदल रहा होगा क्या? नो सर। 6 के लिए नो सर, कुछ नहीं बदल रहा होगा, सेम होंगी सारी चीज़ें सर। जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी सॉरी, जितना डिस्टेंस ये पहला बोगी ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस सेकंड वाला बोगी भी ट्रेवल करेगा, सेम स्पीड भी रहेगी सर। थर्ड वाले केस में भी वही होगा सर, फोर्थ वाले में भी चेंज नहीं होने वाली है, फिफ्थ में भी नहीं होगी सर चेंज, सिक्स्थ में भी चेंज नहीं होने वाली है सर, ठीक है। तो आपने इतनी चीज़ों को समझ लिया, तो दोस्त यही ट्रांसलेशनल मोशन होता है। अगर आप इस ट्रेन को एज अ बॉडी लो और इसके डिब्बों को एज अ पार्टिकल लो, तो 6 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, हर एक पार्टिकल दोस्त सेम मोशन परफॉर्म कर रहा है। ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द आइडेंटिकल मोशन। पूरे बॉडी के हर एक पार्टिकल आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं दोस्त। आइडेंटिकल मोशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ आपका एक्सेलरेशन, डायरेक्शन, सब कुछ में दोस्त आइडेंटिकल होंगी वो। ऐसा नहीं है कि सिक्स्थ वाला बॉडी जो सिक्स्थ वाला जो बोगी है, जो सिक्स्थ वाला जो पार्टिकल है उस ट्रेन की, वो कुछ और मोशन परफॉर्म कर रही है, फिफ्थ वाली कुछ और कर रही है, सिक्स्थ वाली कुछ और कर रही है, ऐसा नहीं है दोस्त। सारी बॉडी जो है, बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो है हमारे, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग आइडेंटिकल मोशन। तो दोस्त यही हमारा होता है ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर हमें पूरे बॉडी की ट्रेन की अगर स्पीड पूछी कि हमसे, तो हमें जा कर के पहले बोगी, दूसरे बोगी, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे बोगी की जो है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। हम सिंपली किसी एक बोगी की भी अगर हम एक बोगी की भी हम स्पीड हम कैलकुलेट कर ले, एक बोगी की स्पीड हमें पता चल जाए, तो हम बोल सकते हैं कि सारे बोगी की यही स्पीड है और ट्रेन की भी टोटल स्पीड हमारी यही है जो एक बोगी की स्पीड होगी। एक्सेलरेशन भी वही होगी, डिस्टेंस भी उतना ही ट्रैवल करेगा पूरा ट्रेन जो पहली बोगी ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आपको ट्रांसलेशनल मोशन क्लियर होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन में याद रखना है क्या दोस्त, कि हमारा ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड, लिख लो दोस्त इसको, ईच एंड एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म आइडेंटिकल मोशन। कैसा मोशन परफॉर्म करेगा दोस्त? आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म करेगा, इस चीज़ को याद रख लो, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए। अब रोटेशनल मोशन भी ज़रा समझ ही लेते हैं। रोटेशनल मोशन भी अगर मैं अब बताओ समझाऊं तो रोटेशनल मोशन भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। रोटेशनल मोशन क्या हमारा, तो रोटेशनल मोशन अपोजिट है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन की। इसमें ईच एंड एवरी पार्टिकल हमारा सेम मोशन, आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म कर रहा था। इसमें हमारा ईच एंड एवरी पार्टिकल डिफरेंट मोशन परफॉर्म करेगा दोस्त। कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? डिफरेंट मोशन हमारा परफॉर्म करेगा। कैसे
सर इसका कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। तो अगर आप जिस भी रूम में बैठे होंगे तो उस रूम में एक सीलिंग फ़ैन लगी हुई होगी कि कौन सी फ़ैन लगी हुई होगी दोस्त, एक सीलिंग फ़ैन लगी हुई होगी। अब अगेन मुझे वो ड्रॉ करना ही नहीं आता, मैं आप बहुत अच्छे से ड्रॉ करके बता देता। मान लो कि हमारे ये एक सीलिंग फ़ैन है, ठीक है, और इसकी एक ये क्या है, विंग है, एक पंखी है इसकी दोस्त। मान लो एक पंखी है, बाकी 2-3 होती है, अब मुझे बनानी नहीं आती, ठीक है। तो ये हम क्या जानते हैं कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अभी पढ़ाएंगे रोटेशन में हम तो बताएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन दोस्त, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही होगी, वो जो एक वो परपेंडिकुलरली वो लगा जो रहता है उसमें रॉड टाइप का, फिर जो भी होती है उसके अबाउट, जिसके अबाउट वो फ़ैन हमारी रोटेट करती है दोस्त, विंग्स जिसके अबाउट रोटेट करती है हमारी, ठीक है। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रोटेट करती है। हम क्या देखते हैं, ये हमारी रोटेट करती है दोस्त, ऐसे 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 हमारी रोटेट करती है। तो दोस्त हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझे बता पाओ तो मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ कि ये विंग है, इसकी पंखी है, पंखी इतने सारे पार्टिकल से मिलके बनी है दोस्त। ये रेड कलर के पार्टिकल्स ही हैं, उसके रेड कलर के पार्टिकल्स ही हैं, ऐसे ऐसे ना जाने कितने पार्टिकल से मिल करके बने हैं। तो दोस्त अगर वो फ़ैन की वो जो विंग घूम रही है दोस्त, वो जो विंग घूम रही है, तो उसके सबसे लास्ट वाले पार्टिकल पे गौर करो दोस्त। या नहीं होता तो फ़ैन को बंद करो और उसको अपने से घुमाओ, उसको थोड़ा सा अपने से क्या करो, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, उसको घुमाओ, तो तुम देखोगे क्या उससे लास्ट वाला पार्टिकल कितने सर्कल में घूम रहा है दोस्त। तो लास्ट वाला जो पार्टिकल है वो सबसे बड़ा सर्कल में, पहले स्टार्टिंग से शुरू करते, तो पहला वाला पार्टिकल उसका छोटा सर्कल ड्रॉ कर रहा है, उससे बड़ा वाला पार्टिकल हमारा इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ये वाला इतना बड़ा सर्कल हमारा ड्रॉ। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हम क्या देखेंगे कि हमारा ये बड़ा सा सर्कल हमारा ड्रॉ करते जाएगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा दोस्त। पहला वाला पंखियाँ, फर्स्ट वाला जो पार्टिकल होगा, स्टार्टिंग के जो पार्टिकल्स होंगे वो कम रेडियस में है दोस्त। देखो ना तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस निकालो इस पार्टिकल की, तो बहुत कम दोस्त, बस इतनी। और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस तुम निकालो तो देखो तुमको कितनी डिस्टेंस लगती है, इतनी डिस्टेंस लगती है दोस्त। तो इतनी डिस्टेंस अगर लगती है और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं अभी सर्कल के फॉर्म में ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी रेडियस भी तो दोस्त, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस हम दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे इसकी रेडियस भी हमारी बढ़ती जा रही है। और रेडियस भी जब हमारी बढ़ती जा रही है तो रेडियस अगर बढ़ेगी दोस्त तो सरकमफेरेंस भी हमारा बढ़ेगा, ये हम जानते हैं। और जब हमारा सरकमफेरेंस बढ़ेगा दोस्त तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस होगा या जो डिस्टेंस जो होगा हमारा, जो कि पार्टिकल जो कवर करेगी डिस्टेंस, वो भी हमारी बढ़ेगी। तो कहाँ दोस्त यहाँ पे इक्वल रह पाया हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा जो घूमेगा वो कम रेडियस में घूमेगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये वाली पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये उससे ज़्यादा है। जितना तुम दूर जाते जाओगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, डिस्टेंस उतनी हमारी बढ़ती जा रही है दोस्त। तो जब डिस्टेंस हमारी हर पार्टिकल की बढ़ती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग है, तो ये कहाँ आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म कर रही है दोस्त। तो ये जो हमारी होती है रोटेशनल मोशन कहलाती है दोस्त की। हर एक पार्टिकल हमारा, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग डिफरेंट मोशन, तो अलग अलग मोशन ये परफॉर्म कर रही है हमारी। तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरे बॉडी को हम ना पढ़ करके किसी एक पार्टिकल को हम अगर पकड़ ले, एक पार्टिकल को अगर हम पकड़ लें और उसी को हम डिस्कस करें तो हम पूरे बॉडी को हम डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं? क्या ऐसा कहना उचित होगा? क्या ऐसा कहना सही होगा हमारा? तो बिल्कुल गलत होगा दोस्त। क्या होगा? गलत होगा। हर एक पार्टिकल हमारा अलग अलग मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी चीज़ें तुमको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आई होप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो अब दोस्त हमारा कैनेमेटिक्स यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से हमारा कैनेमेटिक्स शुरू होने के लिए जा रहा है। कैनेमेटिक्स अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लैपटॉप मेरा थोड़ा सा डिस्चार्ज होने जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 14% है अभी, ये चलेगा, अच्छा खासा चलेगा। तो कैनेमेटिकल पैरामीटर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? कैनेमेटिकल पैरामीटर की मैं बात करूं अगर, तो कैनेमेटिकल पैरामीटर हमारा टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं दोस्त। पैरामीटर क्या होता है तो आप समझो इस चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, या वैसे भी किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैरामीटर्स को की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिसको हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 6 कैनेमेटिकल पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं कैनेमेटिकल पैरामीटर? टोटल 6 कैनेमेटिकल पैरामीटर होते हैं, जिनको आपको समझना ही समझना पड़ेगा। दीज पैरामीटर्स आर द बेसिक्स
और हम कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर, क्या कह सकते हैं उनको, फाउंडेशन, नींव एक तरीके से हमारा इस चैप्टर का यही है। ये आपको तो हर जगह ये यूज़ आने वाला है। और एक दोस्त और एक चीज़ याद रखता है, आपको मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैकेनिक्स आपको पहले दिन से लेकर के लास्ट डे ऑफ फिजिक्स, जब 12th कंप्लीट होने लगेगा तो वहाँ तक आपको मैकेनिक्स पीछा नहीं आपका छोड़ने वाला। हर जगह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी, एक्सेलरेशन की बात होगी, स्पीड की बात होगी, हर जगह ही होने वाली है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे तो वहाँ भी हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं मूव कर रहा होता है। फिर आगे आप और भी चीज़ें को पढ़ोगे, चार्जेस वगैरह, वहाँ पे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करके चैप्टर आता है। तो जो चार्ज हमारा मूव करते रहता है उसके लिए हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमारी। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी, तभी जाकर के हमारा काम बनेगा। क्लियर है क्या? ये पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, मतलब पहला ये जो हमारा क्या कहते हैं कि नाम लो जरा इसका, ये पहला लेक्चर हमारा बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत सारी चीज़ों से आप जो है कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि पोजीशन हमारा क्या होता है। पोजीशन पहला काइनेमेटिकल पैरामीटर है पोजीशन हमारा। तो पोजीशन तो आप मुझे बताइए कि पोजीशन हमारा क्या हो सकता है। तो किसी की पोजीशन हमें क्या बताती है, तो पोजीशन हमें ये बताती है, पोजीशन इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कहाँ है वही तो हमें बताता है पोजीशन। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है लोकेशन ऑफ द पार्टिकल की, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूं, ताकि अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, 2 चीज़ें होती है दोस्त, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। स्केलर होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई चर्चा यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। वेक्टर में आपका जो मैग्नीट्यूड, क्या आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को ये फॉलो करना चाहिए। ये 3 चीज़ें होती हैं दोस्त। बहुत सारे टीचर्स वेक्टर्स को बस बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वेक्टर हमारा, नहीं दोस्त, वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को भी फॉलो करना चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा तो बस आपको लगेगा कि ये तो हमारा वेक्टर होना चाहिए, लेकिन वो होता है स्केलर है। उसके पीछे वजह क्या है, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। स्केलर में सिर्फ हमारा वो मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो हमारा स्केलर। एग्जांपल वेक्टर के हमारे हो जाएंगे, पोजीशन हो जाएगी हमारे, जैसे वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी, अभी सीखेंगे सारी चीज़ों को। स्केलर के हमारे क्या हो जाएंगे, लेंथ हो जाएंगे, जैसे आपका स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। एक जो एग्जांपल बहुत अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, डेट इज़ करंट। जो काफ़ी टीचर्स आपसे पूछ देंगे करंट स्केलर है वेक्टर है, तो करंट में अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड भी होती है दोस्त और डायरेक्शन भी होती है। तो कायदे से तो ये होना चाहिए हमारा वेक्टर, बट ये है स्केलर। ये है स्केलर क्यों? क्योंकि ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को हमारा फॉलो नहीं करता है। वेक्टोरियल मैथमेटिक्स क्या होता है सर? तो ये आप लोग पढ़िए, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पैरेलली वीडियो अपलोड कर दूंगा, नहीं अगर टाइम मिल रहा है तो अभी मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, रियल फिजिक्स तो यही है। तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च करो कि क्या होता है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। वैसे अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ने आए हो तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल वैसे भी आसान चैप्टर्स होते हैं और फिजिक्स से रिलेटेड बहुत कम चीज़ें इसमें हमें, रियल फिजिक्स यहीं से काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होती है, तो टीचर्स वगैरह अच्छे से पढ़ाते हैं उसको। स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है काइनेमेटिक्स से, दिक्कतें आते हैं मैकेनिक्स से बच्चों को, ठीक है, टीचर्स को भी कभी कभी आते हैं दिक्कतें मैकेनिक्स से जब स्टार्ट होती है। ठीक है, पहले वापस आते हैं हम वेक्टर और स्केलर, आप समझ गए। पोजीशन हमारा क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है लोकेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के लोकेशन के को हमारा ये डिफाइन करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है इसके बारे में हमारा। 2-3 चीज़ें और होती है, मैं भूल जाता हूँ बताने के लिए, आपको उसी स्लाइड पे बता देना चाहिए। अच्छा खैर, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी उसे मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसे टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन किया जाता है दोस्त। 2 चीज़ें होती है दोस्त, कितनी चीज़ें होती है? 2। एक होता है टाइम इंस्टेंट और एक होता है टाइम इंटरवल। आप मोटा मोटी इतना समझ लो, टाइम इंस्टेंट इज अ
एनी स्पेसिफिक टाइम लाइक अभी कितना बज रहा है अभी 10:43, तो 10:43 और मान लेते कुछ सेकंड 52 सेकंड। इट इज़ द टाइम गैप। ये क्या होता है हमारा टाइम गैप होता है, जैसे 10:43 55 से 11:43 55। समझ में आ गया? तो पोजीशन को हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं टाइम इंस्टेंट के लिए। अरे किसी आदमी की किसी पार्टिकल की लोकेशन किसी टाइम पे वहाँ पे होगी, उसको एक कम टाइम गैप के लिए हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि इतने टाइम गैप के लिए वो वहीं पे रहेगी। हो सकता है वो वहाँ से कहीं और भी चला जाए वो पार्टिकल हमारा, तो उसको टाइम इंटरवल के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते, टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन कर सकता है कि इस टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ पे है, या पे इस टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, या इस टाइम पे वो पार्टिकल वहाँ पे रहेगा हमारा, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी? जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पार्टिकल के बारे में, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में ये हम कह सकते हैं कि वो हमारा डायरेक्शन भी दे रहा होगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ये अगर तुम इसको वाई एक्सिस मानो, इसको एक्स एक्सिस मानो, इसको ओरिजिन मानो, तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है एक्स एक्सिस से 5 मीटर की डिस्टेंस पे 50 पे, और ये इस डायरेक्शन में, हम पार्टिकल क्या पार्टिकल के लिए हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल हमारा कहाँ पे है? पार्टिकल हमारा 5i कैप पे है, उसकी जो पोजीशन है वो 5i कैप है। अब जिसको नहीं पता i कैप हमारा यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। अच्छा, r का वेक्टर का क्या मतलब होता है? r हमारा एक ये होता है, r वेक्टर अगर है हमारा तो उसको हम ये भी कह सकते हो कि प्लेनर वेक्टर इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो प्लेन में भी हमारा हो सकता है एक्स एक्सिस में, चाहो उसको ले लो, चाहे वाई एक्सिस में ले लो, चाहे जेड एक्सिस में ले लो, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आई कैप या एक्स कैप उसको हम बोल देंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, जेड के लॉन्ग है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, के कैप जेड कैप, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल बीच में कहीं पे हो, एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे हो, उसको हम आर से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? अच्छा, इसको हम कैसे डिफाइन करें? एसआई यूनिट इससे क्या होती है? मीटर होगी कि हाँ पार्टिकल इतने मीटर की डिस्टेंस पे है, यहाँ से इतने मीटर की डिस्टेंस पे है। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। आपको कोई दिक्कत अगर होती है किसी टॉपिक को समझने में, कुछ भी अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से नहीं पूछ सकते हो। मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। भले एक दो लेक्चर्स ज़्यादा ही मुझे कोर्स में जितना मैं सोच करके चल रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे ऐड करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। बहरहाल, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैंने अपना इंस्टा हैंडल दे दिया आपको, मतलब कि आप मेरे से वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं चीज़ों को। तो पोजीशन हमारा हो गया कंप्लीट। अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर कैप से हम ऐसे नोट करते हैं। हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो तो डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो तो डेल्टा वाई, जेड एक्सिस के लॉन्ग हो डेल्टा जेड, प्लेन में हो तो डेल्टा आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन, सॉरी, इट इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। अच्छा, ये टाइम इंटरवल के लिए हम डिफाइन करते हैं इसको, टाइम इंटरवल के लिए इसको हम डिफाइन करेंगे। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा आर हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा आर विल बी आर एफ माइनस आर आई। ये चीज़ को लिख लो आप, बस यही आपका काम हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपने 9th में पढ़ा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पाथ, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से समझो, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाएंगे। जहाँ पे पार्टिकल फाइनली है उस पोजीशन को, और पार्टिकल इनिशियली जहाँ था उस पोजीशन को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको पोजीशन मिल जाएगी। अच्छा, सिंस हमारा ये दो वेक्टर के एडिशन से हमारा बना हुआ है, तो ये भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होगी? एसआई यूनिट इसकी भी मीटर ही होगी। क्या होगी दोस्त? मीटर होगी इसकी भी एसआई यूनिट, क्योंकि मीटर माइनस मीटर इज मीटर। इट डिपेंड्स अपॉन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ पाथ, बट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन, जो भी बोल दो। डिस्प्लेसमेंट हमारा इस बात पे नहीं गौर करता है या इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि वो हमारा पाथ कैसा है, पाथ ऐसा रहे, पाथ ऐसा रहे। इसको मतलब है ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, या फिर ए बी छोड़ दो आप, इसको मतलब है ये आई और ये एफ, ठीक है। आई फॉर इनिशियल पोजीशन,
इनिशियल पोजीशन दोस्त, और F4 फाइनल पोजीशन। इसको बस ये दो चीज़ आप दे दो, ये हमारा आपका आंसर निकाल करके दे देगा। उसको मतलब नहीं कर्व है, स्ट्रेट है, कहाँ है, क्या है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको बस ये आप दे दो, ये हमारा आपका करके दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये भी चीज़ तो मैंने बताई दी, ठीक है, क्योंकि एक टाइम इंटरवल में ही हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए दो पोजीशन चाहिए, और दो पोजीशन हमारे कब मिलेंगे, एक पहला पोजीशन तो मिलेगा पार्टिकल जहाँ पे था, उसका फाइनल पोजीशन कहाँ मिलेगा, जब वो चल के थोड़ा दूर जाएगा। तो चल के जो थोड़ा दूर जाएगा फाइनल पोजीशन पे, तो चल के थोड़ा दूर जाने के लिए एक थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, और वो टाइम जब हमें चाहिए तो जब वो इनिशियली जब चलना शुरू किया होगा, फाइनली जब पहुंचा होगा, तो देयर विल बी सम टाइम गैप, वहाँ पे क्या होगा, सब टाइम गैप होगा। तो उस गैप को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है डिस्टेंस। क्या है दोस्त, डिस्टेंस है आगे हमारे पास। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने जो लेंथ फॉलो किया है एक्चुअल पाथ जो उसने फॉलो करी है, उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिफाइन फॉर टाइम इंटरवल। अच्छा, डिस्टेंस के लिए टाइम चाहिए, एक टाइम तो हमारा जब वो शुरू किया होगा चलना, ठीक है, मूव करना शुरू किया होगा, उसको मान लेते हैं t=0। t=0 होता है उस टाइम को मानते हैं जब हमारा ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया होगा। तो t=0 भी एक होगी, और एक फाइनल टाइम होगी कि हाँ t=10 सेकेंड पे पार्टिकल ने कितना 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया या 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारा। तो यहाँ पे भी टाइम गैप हमारा क्या हो गया, टाइम गैप हमारा आ गया। तो उसके लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, हमारा ऑलवेज डिफाइन फॉर टाइम इंटरवल। इट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ पाथ। ये हमारा फिर शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है दोस्त, याद रखना। हमारा ऐसा अगर हो पाथ, और पाथ हमारा ऐसा हो, तो दोस्त अगर ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसको इनिशियल और फाइनल से मतलब नहीं है दोस्त। इसको मतलब है कि ये लेंथ कितना हुआ, ये लेंथ कितनी, वो एक्चुअल पाथ पे चलेगा दोस्त। ये एक्चुअल पाथ जो उसका है, इस एक्चुअल पाथ पे वो चलेगा। ये एक्चुअल पाथ, ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये एक्चुअल पाथ पे वो चलेगा, ना कि वो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन देखेगा। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने इस एक्चुअल पाथ को फॉलो किया है, तो इसकी जो लेंथ होगी दोस्त वही हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। यार क्लियर है क्या, क्लियर है। एसआई यूनिट जो होगी इसकी, वो भी मीटर ही होगी ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ पाथ, ये शेप ऑफ पाथ पे हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। एक और चीज़ कि पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम। कहने का मतलब ये दोस्त कि अगर एक पार्टिकल है हमारा, क्या है, एक पार्टिकल है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा ये वाला मोशन है हमारा, इस वाले पाथ पे मोशन है, स्ट्रेट पाथ पे मोशन है, स्ट्रेट पाथ पे हमारा मोशन है। मैं इसको बहुत ज़्यादा, स्ट्रेट पाथ पे हमारा क्या है, मोशन है। तो स्ट्रेट पाथ पे जब हमारा मोशन है, मान लो पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुंच गया, पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और बी पे पार्टिकल पहुंच गया, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस 5 मीटर है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर है, तो डिस्टेंस आप बता दोगे कि डिस्टेंस 5 मीटर है सर। अब अगर मैं आपको पूछूं कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। कैसे 5 मीटर, तो मान लो अगर यहाँ एक्सिस ड्रॉ कर दोगे, तो मान लो ये हमारा x=0 पे है और 5 मीटर है, तो इसको मान लो, इस वाले पोजीशन को मान लो x=5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा xi हो जाएगा, ये xf हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यही तो होता है दोस्त, xf माइनस xi दैट इज़ 5 माइनस 0 दैट इज़ 5 मीटर। इसके लिए आपको दोस्त ज़रूरी है कि आपको एक्सेस वगैरह का थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं अगर टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। एक मैं पैरेलली एक कोर्स लॉन्च कर देता हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली होता क्या है दोस्त, कॉलेजेस वगैरह रहते हैं, फिर ऑफलाइन बैचेस भी थोड़े बहुत रहते हैं, फिर थोड़े बहुत ऑनलाइन पेड बैचेस भी रहते हैं, तो उनको भी पढ़ाना रहता है, तो बहुत ज़्यादा वो ये हो जाता है। मैंने लास्ट ईयर ही लॉन्च करने का सोचा था अपना एक बैच, अगर आप देखोगे तो वो लास्ट ईयर की वीडियोज़ जब आप देखोगे उसमें बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। अब तो लैपटॉप वगैरह से पढ़ाने लगा, पेन टैब वगैरह ले लिया, तो अब तो क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना रहता है पेड बैचेस को, तो उसके लिए लास्ट ईयर ऑफलाइन ही था सिर्फ, तो उतना ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आया था। तो सोचा था कि स्टार्ट करूं, ठीक है, लेकिन वही था कि इतने सारे बैचेस थे, कॉलेज था, तो वो हो ही नहीं पाता था। सोचता था स्टार्ट करूं, हो ही नहीं पाता था। इस बार भी बहुत ज़्यादा अपने मन को मना करके
जो है फिर मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन इस बार मैं पढ़ाऊँगा, पक्की बात है कि मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ इस बार बहुत अच्छे तरीके से। तो पैरेलली मैं देखता हूँ, अगर होता है तो एक कोर्स लॉन्च कर दूँगा मैं। क्लियर है क्या? तो अभी बहरहाल हमारा ये एक्सेप्ट माइनस एक्सरसाइज 5-0 हो गया हमारा, ठीक है। 5 मीटर, या फिर हाँ, अगर ये बी पे नहीं रुक कर वापस ए पे आ जाता तो फाइनल पोजीशन इसकी ए ही हो जाती, इनिशियल बी ए फाइनल बी है, दैट इज़ 0। लेकिन उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितना होता है, वो डिस्टेंस हो जाता है 10 मीटर। क्लियर है क्या दोस्त? क्लियर है सर, ये भी चीज़ क्लियर। इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम। कहने का मतलब क्या सर? वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल कहने का मतलब क्या? मान लो दोस्त, मान लो ये एक पाथ है हमारा, पाथ, एक पाथ है, इस पाथ पे हमें चलना है। वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल दोस्त, dt इतना भी नहीं तुम चल पाओगे जितना मैं बोल रहा हूँ तुमको। वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, सेकंड के 1000वें हिस्से या सेकंड के करोड़वें हिस्से में चले जाओ तुम, dt वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में। क्या तुम यहाँ से अगर तुम यहाँ जाओगे तो फिर तुम मुड़ नहीं पाओगे दोस्त, तुम स्ट्रेट लाइन मोशन करोगे, गए तुम रुक गए, इतना कम टाइम में तुम कैसे वापस से मुड़ोगे? तो इस केस में जो हमारी डिस्टेंस होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारी क्या होगी? सेम होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी सेम होगी। क्लियर है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी सेम होगी, डिस्टेंस हमारी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन तो इसमें डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। क्लियर है क्या? एक और पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ dr विल बी अलोंग द टेंजेंट ऑफ एट दैट पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, वो जो बहुत कम टाइम में जो वो डायरेक्शन, वो क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? जैसे मान लो ये वाला पाथ है हमारा, वो कम टाइम में जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, वो इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट पे क्या बना दो? टेंजेंट, टेंजेंट बना दो इस पॉइंट पे, तो यही हमारी डायरेक्शन होगी dr की। क्लियर है क्या? ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है, पाथ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, मैं आशा होप करता हूँ, ठीक है। मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। लैपटॉप की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, और आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर से हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। कल वेलोसिटी बच गया हमारा, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो इन दो क्वेश्चंस को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर है, तो पता है वेलोसिटी वगैरह क्या होती थी, ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट ले लो, दो क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, ठीक है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन मुझे नहीं आइडिया लग रहा है, याद नहीं आ रहा है, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक तो क्वेश्चन या फिर दोनों क्वेश्चन शायद मेंस में आया हुआ है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए, पढ़ाई किए, मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टडी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ फिजिक्स बाय रौनक रियाज, वहाँ पे दे ही दिया मैंने, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए कोर्स के लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच, मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। ईट हेल्दी, स्लीप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।